हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे पीएसआई 2026 के बारे में, जिसके अंदर से अपन देख रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर से साथियों 3 क्लास हो चुकी थी, चौथी क्लास ये अपनी होने वाली है। ठीक है मेरे भाई। इस क्लास के अंदर से अपन बात करेंगे आर्य सभ्यता काल से साथियों जनपद युग तक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। पहले अपन सभ्यताओं के बारे में देख चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, तो देखो साथियों, यहाँ पर से अपन देखेंगे आर्य सभ्यता से लेकर साथियों जनपद युग तक के अपन बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो नाम आता है, जो वैदिक संस्कृति बोल सकते हो या फिर आर्य संस्कृति बोल सकते हो, इसका जो टाइम पीरियड है ये 1500 बीसी से लेकर साथियों 600 बीसी तक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये रहा आपके पास में इसका टाइमलाइन या फिर काल विभाजन दे रखा है। 1500 बीसी में बात करें तो साथियों यहाँ पर से वैदिक संस्कृति बोल सकते हो या फिर आर्य संस्कृति का प्रारंभ यहाँ पर से हो जाता है। ठीक है, 1500 से लेकर 600 बीसी तक चलता है। और बात करें मेरे भाई 1500 से लेकर 1000 बीसी तक तो क्या था, ऋग्वैदिक काल था। और 1000 से साथियों 600 बीसी तक क्या था मेरे भाई, उत्तर वैदिक काल था, जिसके अंदर से लोहे का प्रयोग होने लग गया था। और बात करें मेरे भाई 600 से लेकर 322 बीसी तक महाजनपद का काल आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा बहुत मोटा मोटी तौर पर याद रख लेना मेरे भाई, आपको थोड़ा सा पूछा भी जा सकता है, क्योंकि आरपीएससी जिस ट्रेंड पर चल रही है मेरे भाई 40% लाना भी मुश्किल हो रखा है। तो अपने को मेन रूप से बात करें तो आप पेपर निकालना है। मेन चीज़ तो ये है मेरे भाई, अभी हाल ही के अंदर से जो रिजल्ट देख रहे हो आप, तो इसमें से सीटें खाली जा रही हैं, पेपर ऐसा ही बना रही है वो फाड़ू। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर से इतना समझ में आ चुका होगा इसका काल विभाजन। तो आगे बात करें मेरे भाई आर्यों का आगमन के बारे में। तो आर्यों का आगमन के बारे में बात करें तो साथियों, आर्य सर्वप्रथम राजस्थान के कौन से भाग में आते हैं, उत्तरी भाग में साथियों सरस्वती नदी या फिर दृश्यवती नदी के किनारे आकर बसे थे। ये थोड़ा सा याद रख लेना। और दूसरा बात करें मेरे भाई तो याद रखना कि घोसुंडी शिलालेख जो चित्तौड़गढ़ में पता चलता है कि राजस्थान के इतिहास की शुरुआत आर्यों के आगमन आगमन से हुई थी। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, दूसरा बात करें तो मेरे भाई प्राचीन साहित्य और अभिलेखों से राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे मरु प्रदेश हो गया, धानबे, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं, देखो साथियों, ये जो नाम है किस किस के हिसाब से इनको यूज किया जाता है उनके बारे में। तो देखो साथियों, ये प्राचीन क्षेत्र हैं। इन प्राचीन क्षेत्रों में सबसे पहले दे रखा है मरु या फिर धनबे। यहाँ पर से साथियों जोधपुर संभाग के मरुस्थल क्षेत्र में प्रयुक्त किया गया था। याद रखना, जोधपुर पहले मरु और बाद में साथियों मरुवार और बाद में साथियों मारवाड़ के नाम से उल्लेखित हुआ। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश मेरे भाई बीकानेर, नागौर के आसपास का क्षेत्र कहा जाता था। और बीकानेर के जो शासक थे मेरे भाई, वो याद रखना जांगलधर बादशाह कहलाए थे। याद रखना, ठीक है। और महाभारत में साथियों, महाभारत में यहाँ पर से कौरवों और पांडवों के अधीन था, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई कि राजस्थान में जो जनपद युग है उसके बारे में। यहाँ पर से आपके पास में ये रहा, देखो साथियों, राजस्थान में जनपद युग है वो पहले 322 भी आपको देखने को मिल सकता है मेरे भाई, 325 भी देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो देखो साथियों, यहाँ पर से बात करें तो 600 बीसी से लेकर 325 बीसी या फिर 322 बीसी तक का जो काल है वो महाजनपद का काल माना जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। और बात करें मेरे भाई कि बौद्ध ग्रंथ में अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में साथियों 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था मेरे भाई, वो कौन सा था, मगध था। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करें मेरे भाई, इन 16 महाजनपदों में साथियों नाम आता है मत्स्य महाजनपद है, वो राजस्थान में था। ये थोड़ा सा याद रखना है, कौन सा था, मत्स्य महाजनपद था। ये राजस्थान के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं सूरसेन, कुरु, अवंती आदि महाजनपद साथियों, यहाँ पर से इसके साथ में राजस्थान के साथ में इनकी सीमा लगती है। जैसे सूरसेन, कुरु, अवंती, इनकी जो सीमाएं हैं वो राजस्थान से लगती है। मैन रूप से बात करें तो मत्स्य जनपद था वो राजस्थान में था और इनकी सीमा राजस्थान से टच होती है। ठीक है, जैसा कि इस मैप में दिखा रखा है मेरे भाई, ये रहा मत्स्य, फिर ये अवंती आ गया, कुरु आ गया, सारी चीज़ें यहाँ पर से दिखा रखी है। यहाँ पर से इनकी सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट दे रखा है मत्स्य जनपद, मत्स्य महाजनपद के बारे में अपन बात करते हैं। इसका जो विस्तार था मेरे भाई, जयपुर, भरतपुर, अलवर तक आपको देखने को मिल जाता है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलता है। धौलपुर का कुछ हिस्सा भी इसमें आता है। करौली हो गया, डींग हो गया, ये शामिल हैं। इसका जो विस्तार है मेरे भाई, ये मत्स्य जनपद का विस्तार आ जाता है।
दूसरा बात करें मेरे भाई, इसकी जो राजधानी थी, प्राचीन राजधानी थी, वो बात करते हैं। देखो तो वो प्राचीन राजधानी थी उपापल्लव थी, ठीक है। और बाद में साथियों विराटनगर बेराट को बना दिया जाता है। इसकी स्थापना साथियों विराट ने की थी, याद रखना। विराट नामक एक शासक था, उसने की थी, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करते हैं मेरे भाई मत्स्य महाजनपद के इतिहास के बारे में। तो याद रखना मेरे भाई, राजा विराट के समय साथियों पांडवों ने विराटनगर बेराट में साथियों 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। 1 वर्ष भी दे सकता है मेरे भाई, और 13 महीने भी दे सकता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। 13 महीने भी आ सकता है, 1 वर्ष भी आ सकता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, अर्जुन ने राजा विराट की पुत्री नामाता साथियों उत्तरा को नृत्य या फिर संगीत की शिक्षा दी थी। ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, किसकी शिक्षा दी थी और किसने दी थी? संगीत की शिक्षा, या फिर नृत्य की मतलब नृत्य और संगीत दोनों की शिक्षा इसके द्वारा दी जाती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, उत्तरा का विवाह है ना, ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। और बात करें मेरे भाई, मौर्य काल में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जो अपने पहले देखा ही था सभ्यताओं के अंदर से। इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? देखो साथियों, अशोक का भाबरू शिलालेख मिलता है, जो बीजक पहाड़ी बेराट से प्राप्त हुआ था। इसमें आपने देखा होगा मेरे भाई, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, देखो इस क्षेत्र को साथियों सींचने के लिए दो नदियां आपको देखने को मिलेंगी। एक तो कौन सी नदी है मेरे भाई? उसका तो नाम आ जाता है बाणगंगा। इससे सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है मेरे भाई, नदियों वाला जब क्लास लो तो थोड़ा सा ध्यान से लेना। बाणगंगा हो गया, और दूसरा बात करें मेरे भाई, रूपारेल हो गया। ये नदियां साथियों क्या करती थी कि मत्स्य जनपद की मैदानी भागों को सींचती थी, और यहाँ के लोग साथियों मेन रूप से बात करें तो मत्स्य या फिर मछली को अपना चिन्ह मानते थे। ये थोड़ा सा याद रखना। और इसी के कारण साथियों यहाँ के लोग है ना, वो मीना या फिर मीना कहा जाते थे। ये थोड़ा सा याद रख लेना। जो अपन मीना मत्स्य महाजनपद के शासकों का वंशज भी माना जाता है। ये देखो यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। मीना की उत्पत्ति और मतलब कि सालवा जनपद के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर से देखो सारी चीज़ें लिखी गई मीना जाति के बारे में। बाणगंगा एवं रूपारेल नदी यहाँ पर से बहती थी। यहाँ के लोग साथियों मत्स्य या फिर मछली को अपना चिन्ह मानते थे, जिससे वे मीना या फिर मीणा कहलाए। ये थोड़ा सा याद रखना है। ये मत्स्य शासकों के वंशज माने जाते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में? सालव जनपद के बारे में। सालव जनपद मेरे भाई ये वर्तमान में कहाँ पर से है? अलवर में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और महाभारत कालीन इसकी जो राजधानी आ जाती है वो आ जाती है मर्तिकावती आ जाती है। और सालवों के नाम पर साथियों यह क्षेत्र सालवार कहलाया था, और बाद में साथियों ये अलवर बन गया था, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करें, देखो अन्य एक और जनपद आता है मेरे भाई, जैसे अर्जुनायन जनपद अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपके पास में अन्य जनपदों के अंदर से। अर्जुनायन जनपद के बारे में बात करें तो साथियों यह अलवर और भरतपुर के कुछ क्षेत्र आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। यहाँ की विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि मेरे भाई यहाँ बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई राजन्य जनपद। राजन्य जनपद मेरे भाई ये कहाँ पर से आपको भरतपुर में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। और बात करें मेरे भाई सालव जनपद और राजन्य जनपद है मेरे भाई, ये दोनों को अपन क्या कह सकते हैं? अर्जुनायन जनपद कह सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो जनपद आता है मेरे भाई कुरु जनपद आता है। कौन सा आता है? कुरु जनपद। ये रहा आपके पास में कुरु जनपद। कुरु जनपद का जो विस्तार था मेरे भाई ये आधुनिक हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, और अलवर का उत्तरी हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है। इसकी जो राजधानी थी मेरे भाई इंद्रप्रस्थ या फिर इंद्रपतन के नाम से जानी जाती थी, जो महाभारत कालीन हस्तिनापुर आपको मान सकते हो इसको, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, देखो इसके विशेष तथ्यों में क्या लिखा गया है? विशेष तथ्यों में ये लिखा गया है, देखो इसमें कहा गया कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के कुरु को साथियों राज शब्दों पर जीविन कहा था। ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। और दूसरा बात करते हैं छाग्नोदय से उपनिषद के अंदर से साथियों टिड्डी दल के आक्रमण के कारण साथियों यहाँ पर से फसल नष्ट होने के कारण यहाँ पर से पतन हो जाता है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। दूसरे जो आ जाती है मेरे भाई सिवी जनपद के बारे में बात करते हैं। सिवी जनपद के बारे में बात करें तो साथियों महाभारत और नाम आता है महाभारत के साथ में पाणिनि के अष्टधाई व्याकरण के अंदर से साथियों एक और नाम आता है ब्रह्म संहिता, और एक और का नाम आता है साथियों कुमारपाल चरित्र एवं नगरी के शिलालेखों से ज्ञात होता है। ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये रही देखो। इस सीवी जनपद के अंदर से बात करें तो चित्तौड़ के आसपास का भाग माना जाता था, और इसकी जो मुख्य राजधानी थी मेरे भाई मध्यमिका ये नगरी आपको मान सकते हो। दूसरा बात करें मेरे भाई गुप्तकालीन राजस्थान की जानकारी के लिए विशेष महत्व रखते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है।
और बात करें मेरे भाई सिवी जनपद के प्रमुख तथ्यों के बारे में, तो साथियों नगरी जो चित्तौड़गढ़ में है उसमें से साथियों 200 BC के तांबे के सिक्के मिले हैं, जिस पर साथियों ब्राह्मी लिपि के अंदर से क्या लिखा गया है, यहाँ पर से लिखा गया है मध्य मिकाय सिवी जनपदस्ते लिखा गया है। यहाँ पर से जय है, ये याद रखना, ठीक है। ये जय मतलब कि मैं और जय के बीच में जय है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, ये इसके ऊपर अंकित हुआ है। दूसरा बात करें मेरा दक्षिण पंजाब की एक जाति थी, याद रखना, जिसका नाम था सिवी, ठीक है। और जो सिवी थी वो मेवाड़ जिसमें से उदयपुर चित्तौड़गढ़ में निवास करने लग गई थी, ये थोड़ा सा याद रखना। और बात करें तो मेरे भाई पतंजलि के महाभाष्य, भविष्य पुराण और गार्गी संहिता से ज्ञात होता है कि यवनों ने मध्यमिका नगरी पर आक्रमण किया था, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, मालव गण या फिर जनपद के बारे में। ये रहा आपके पास में मालव गण या फिर मालव जनपद। यहाँ पर से साथियों क्या होता है, देखो मालवों को साथियों आयुधजीवी मतलब कि शास्त्रों में आजीविका चलाने वाले कहा जाता है, याद रखना। इनका जो प्रवेश होता है संभवतः पंजाब से हुआ था। इनका जो क्षेत्र था टोंक, अजमेर, मेवाड़ और जयपुर के आसपास का था। इनकी जो राजधानी थी मेरे भाई मालव नगर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। जिसमें से आपको नगर भी बोल सकते हो, कारकोट नगर या टोंक आपको देखने को मिल जाता है, जो उनियारा तहसील के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई सिक्कों के आधार पर साथियों डॉक्टर भंडारकर ने क्या किया था, मालवों की उपस्थिति को इस क्षेत्र के बारे में बताया था, मतलब कि ये 150 BC बताई गई थी। ये चीज़ें यहाँ पर से लिखी गई होंगी, देखो सिक्कों के आधार पर साथियों डॉक्टर भंडारकर ने मालवों की उपस्थिति है वो 150 BC बताई थी, ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। मुद्रा लेखन के बारे में अपन चर्चा करें, देखो साथियों यहाँ पर से, तो साथियों मालवों ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए या फिर जारी किए थे, जिसमें साथियों एक प्रकार के सिक्के पर क्या लिखा गया था उसके बारे में बात करते हैं। देखो साथियों एक के ऊपर लिखा गया था जय मालवन लिखा गया था, या फिर बोल सकते हो कि मालवगढ़ लिखा गया था, ये चीज़ें यहाँ पर से लिखी गई थी। और दूसरे सिक्के पर बात करें तो मेरे भाई ये यहाँ पर से क्या लिखा गया था, दूसरे पर लिखा गया था मगज लिखा गया था। ये थोड़ा सा अन्य लेख नहीं, ये दूसरा सिक्का था मेरे भाई, एक तो प्रकार इस पे था, दूसरे पे ये लिखा गया था, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और ये गजब भी उसके ऊपर अंकित हुआ करता था। और एक आता साथियों ये मपक नहीं था, ये था यहाँ पर से कौन सा ना था, मजुब था, क्या था मेरे भाई, मजुब अंकित हुआ करता था। दूसरा बात करें मेरे भाई तो देखो साथियों यहाँ पर से नोट डाल के क्या लिखा गया कि राजस्थान में मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं, जबकि इनका मूल जो स्थान है वो पंजाब में था, जहाँ से साथियों एक भी सिक्का नहीं मिला है, याद रखना, ठीक है। राजस्थान में मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के रेड टोंक से मिले, जो आपने पढ़ा था मेरे भाई, और इनका जो मूल स्थान है वो पंजाब, और पंजाब से कोई भी सिक्का यहाँ पर से प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई रेड या फिर टोंक से साथियों एक मोहर मिली है, ठीक है। कौन सी मिली है मेरे भाई, शीशे की मोहर मिली है, याद रखना है, ठीक है। जिसके ऊपर साथियों ब्राह्मी लिपि के अंदर से कुछ लिखा हुआ था, उसके अंदर से बात करते हैं। क्या लिखा गया था, ल व और साथ में जय लिखा गया था, जय के साथ में साथियों क्या लिखा गया था, न आ गया, न के साथ में प आ गया, प के द और स, ये ब्राह्मी लिपि के अंदर से लिखा गया था इस सिक्के के मोहर के ऊपर से, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अब आता है साथियों किसका, नानसा यूप स्तूप के बारे में अपन बात करते हैं, 225 का है। ये रहा देखो आपके पास में नानसा यूप स्तंभ 225 ईस्वी का है। इसके बारे में बात करें साथियों, नानसा यूप स्तंभ लेख है वो भीलवाड़ा के अनुसार बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या आपको देखने को मिलता है कि जनपद के राजा श्री सोम ने क्षत्रपों को पराजित कर साथियों यहाँ पर से षष्ठी रात्र यज्ञ करवाया था, मतलब कि 61 दिन तक चलने वाला यज्ञ करवाया था, जिसमें क्या था कि साथियों मतलब कि ब्राह्मणों को साथियों गोदान किया था। यहाँ सारी चीज़ें लिख रखा है, देखो विजय के उपलक्ष्य में क्या लिखाया गया था, यहाँ पर से षष्ठी रात्र यज्ञ करवाया था जो 61 दिनों तक चलने वाला था, और ब्राह्मणों को साथियों गोदान किया था, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। और बात करें तो साथियों जो शकों और कुषाणों के साथ में एक लंबा संघर्ष चलता है, लंबे संघर्ष चलने के बाद में क्या होता है कि मालवों ने क्या किया, समुद्रगत की अधीनता यहाँ पर से स्वीकार कर ली जाती है, ठीक है। अब जो दूसरा नाम आता है मेरे भाई योध्या जनपद के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये रहा आपके पास में योध्या जनपद। योध्या जनपद बात करें तो साथियों इस जनपद का राजस्थान के उत्तरी भाग मतलब कि जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला भाग है उसमें से आपको देखने को मिल जाता है। इस जनपद पर का जो विस्तार मेरे भाई मतलब के रूप से बात करते हो सहारनपुर यूपी तक था आपको देखने को मिल जाता है। मतलब ये इसका अपन ये बता सकते हैं कि सिक्कों के आधार पर अपन इसका प्रमाण जान सकते हैं। तो यहाँ पर से सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि राजस्थान का
राजस्थान का उत्तरी भाग जिसमें से गंगानगर हनुमानगढ़ तक यह क्षेत्र था, और इसका जो विस्तार है सहारनपुर यूपी तक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई योद्धे जनपद के या फिर योद्धे जनपद को साथियों रंगमल संस्कृति का निवासी कहा गया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आ जाता है कि पाणिनि के अष्टधाई व्याकरण में साथियों योद्धे एक क्या था, याद रखना कुलीन तंत्रीय वर्ग था। क्या था? पाणिनि के अष्टधाई में योद्धे को साथियों के कुलीन तंत्रीय वर्ग कहा गया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। अब आगे बात करें तो साथियों योद्धे के 3 गणों का संघ आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से क्या क्या, पहला संघ आ गया, दूसरा संघ आ गया, तृतीय संघ आ गया। उनके बारे में अपन देखते हैं। ये रहा देखो साथियों, पहला जो संघ है वहां पर से आपको क्या मिलेगा, रोहतक हरियाणा में मिलेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, द्वितीय संघ है वो उत्तरी पांचाल में जाता है। और तीसरा जो संघ है मेरे भाई वो आपको देखने को मिलेगा उत्तरी राजपूताना आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। और विशेषताओं के बारे में बात करें तो साथियों प्रमुख को महाराज या फिर सेनापति कहा जाता था। युद्ध प्रिय होने के कारण साथियों चामुंडा या फिर कार्तिकेय के उपासक माने जाते हैं। इनके जो राजधानियां थी मेरे भाई छतरपुर और रंगमल आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। तो साथियों ये वाली क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं। मोटा मोटे तौर पर आपको मैंने सारी मोटा मोटी चीज़ें बता दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसके बाद में साथियों अपन स्टार्ट करेंगे आपको कौन सा मेवाड़ के इतिहास के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। उसकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी मेरे भाई। मेवाड़ की 2 या 3 क्लासेस पहले से रिकॉर्डेड हैं, वो आपको वहाँ पर से प्लेलिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएंगी। पहले ये क्लास अपलोड होगी और बाद में वो आपको दोनों अपलोड मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।